तो आज का क्लास का क्वेश्चन है पहला, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज रिवर्सिबल टू, और उसके आगे हमें 4 ऑप्शंस में से आंसर देखना है। तो इसका आंसर होगा H+ आयन। अब आपको हम इसके बारे में बता दें क्या है ये। इसमें आपको ये चीज मेंशन करनी है, आपको ये चीज लिखना है अलग से। कोई भी हाफ सेल या कोई भी इलेक्ट्रोड या कोई भी पूरा सेल जिसमें एनोड और कैथोड दोनों कंपार्टमेंट हैं, दोनों पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस होंगे, तो वहां पर जब सेल रिएक्शन होती है, चाहे वो हाफ सेल रिएक्शन हो या नेट सेल रिएक्शन हो, नेट सेल रिएक्शन मींस एनोड कैथोड दोनों को मिला के जो हम बनाते हैं फाइनल, कोई भी सेल रिएक्शन हो जाए, उस सेल रिएक्शन की हम रिएक्शन क्यूसेंट लिखते हैं बेटा। तो उस रिएक्शन क्यूसेंट में हम जिन आयंस की कंसंट्रेशन इन्वॉल्व करते हैं, उन आयंस के कंसंट्रेशन चेंज होने पर सेल का ईएमएफ चेंज हो जाएगा, क्योंकि नस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग ईएमएफ जो सेल का है वो रिएक्शन क्यूसेंट क्यू पर डिपेंड करता है। और रिएक्शन क्यूसेंट में क्या आ रही है? आयंस। तो नेट सेल रिएक्शन में जो आयंस आपको दिख रहे हैं, या आप ये कह दें कि रिएक्शन क्यूसेंट के टाइम पे जिन आयंस की कंसंट्रेशन मैटर करती है कि सेल का सेल पोटेंशियल कितना होगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, जो सेल के ईएमएफ को इनकी कंसंट्रेशन अफेक्ट करती है, उन आयंस के रेस्पेक्ट में हम सेल को, हाफ सेल या कंप्लीट सेल को रिवर्सिबल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रिवर्सिबल। ये सिर्फ एक लैंग्वेज है, यहाँ पे जो रिवर्सिबल रिएक्शंस जैसा ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर एक लैंग्वेज थी जो आपको बतानी थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये मेंशन किया है। तो आप लोग इस चीज को यहाँ पे लिख लें, अच्छे से ध्यान रखें इस बात को। सेल सेल कहा है मैंने, कंप्लीट हो या हाफ सेल हो, सेल इज said to be reversible to the ion और ions, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, at which cell potential depends। at which से यहाँ स्पेशली मतलब है जिनकी कंसंट्रेशन पर सेल पोटेंशियल डिपेंड करता है, उन आयंस के लिए हम सेल को रिवर्सिबल कहते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? तो अगर कभी भी किसी सेल के लिए आपसे पूछ ले कि सेल किन आयनों के लिए रिवर्सिबल है, तो आप बता दोगे? बोलो बेटा ये। यस सर। वेरी गुड। बस आपको ये देखना है कि उसमें कौन कौन से आयंस आ रहे हैं सेल रिएक्शन में, और उन सारे आयंस के लिए वो सेल रिवर्सिबल कहा जाएगा। अब हम आज का टॉपिक एक नया स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी गैल्वेनिक सेल्स में। आप हेडिंग लिख दें, कंसंट्रेशन सेल्स। और इन कंसंट्रेशन सेल्स क्या होते हैं, इनमें हम एक पहले इनकी डेफिनेशन लिखते हैं। अ गैल्वेनिक सेल that has two equivalent half cells of the same material having difference only in concentration।
only in concentration is called concentration cell. अब बेटा इस डेफिनेशन से क्लियर हो गया आप लोगों को कि दो हाफ सेल्स होंगे जो सेम मटेरियल के बने हुए हैं। सेम मटेरियल के बने हुए मतलब दोनों इलेक्ट्रोड का मटेरियल सेम है। आप समझते हो बेटा कि ऐसा सेल जिसके एनोड और कैथोड सेम मटेरियल के हैं, इसका मतलब दोनों कैथोड और एनोड का दोनों का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो भी सेम होगा, क्योंकि नेचर पर मटेरियल पर डिपेंड करता है। ये आपको मैं बहुत पहले बता चुका हूं, है ना बेटा। बोलो भाई, रेस्पॉन्स दो। यस सर। तो अगर बेटा जी दोनों सेम मटेरियल के हैं तो कंफर्म है दोनों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो सेम होगा। तो इस तरह बने हुए सेल का ईएमएफ जो हम निकालते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, जिसको हमने राइट माइनस लेफ्ट भी कहा था, याद हो रहा होगा आपको इलेक्ट्रोड में। तो वो क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे स्पेशली इसको लिख सकते हो, फॉर दीज सेल्स, इन सेल्स के लिए ई नोट ऑफ सेल मतलब सेल का ईएमएफ और सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होगा बेटा, ऑलवेज 0। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो सर। और 0 क्यों होगा? बोलो बेटा 0 क्यों होगा? क्योंकि दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं तो दोनों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सेम होगा, तो दोनों का डिफरेंस 0। और नंबर 2, ये सेल्स काम करेंगे या नहीं करेंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो अब किस चीज में डिफर होते हैं, केवल कंसंट्रेशंस में। किस में डिफर होते हैं बेटा? they are differ only in concentrations at anode and cathode। दोनों हाफ सेल्स जो हैं उन दोनों पर मटेरियल सेम होगा, लेकिन कंसंट्रेशन जो होंगी दोनों हाफ सेल्स पर वो अलग अलग होंगी। और कंसंट्रेशन अलग होंगी, इसका मतलब ये हुआ कि कंफर्म हो गया कि मैं आपको बोल भी चुका हूं नेक्स्ट इक्वेशन में कि कंसंट्रेशन चेंज होने पर भी सेल पोटेंशियल चेंज होता है। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन इस डिफरेंस इन कंसंट्रेशन के बेसिस पर, इस बेसिस पर इन कंसंट्रेशन सेल्स को मैं दो पार्ट में, मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। हालांकि हो कोई सा भी, स्टैंडर्ड ईएमएफ इन सेल का ऑलवेज 0। ये जो कंडीशन है वो ऑलवेज वाली है। ओके बेटा? यस सर। वेरी गुड। अब ये दो टाइप के हम सेल्स को डिवाइड कर सकते हैं, दो टाइप में। एक होता है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, और एक होता है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। ये दो टाइप की हम सेल लेके चल सकते हैं। यहाँ पर आप कहोगे सर ये किस बेसिस पर है? बेटा कंसंट्रेशन का कहीं ना कहीं स्पेशली एक मतलब जो मैंने आपको बताया था, एक बार फिर मैं आज रिपीट कर रहा हूं। स्ट्रिक्टली हमें जो टर्म यूज करना चाहिए वो तो करना चाहिए एक्टिविटी, लेकिन एक्टिविटी जो है वो कहीं ना कहीं एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। हमारी पढ़ने की जो अप्रोच है वो थ्योरेटिकल है। तो एक्टिविटी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और डाइल्यूट सॉल्यूशंस में कंसंट्रेशन के बराबर ही होती है। इसीलिए हम एक्टिविटी की जगह पर, हर जगह पर हम मोलर कंसंट्रेशन को
कंसिडर कर रहे हैं और हर जगह पर हम कंसंट्रेशन आइंस की ले रहे हैं और वही यूज कर रहे हैं फॉर्मूले में और न्यूमेरिकल्स में भी। बट ये बात ध्यान रखना, मैं आपको आगे क्वेश्चन के थ्रू इस बात को लिखवा दूंगा कि स्ट्रिक्टली जो टर्म है यहाँ पर वो एक्टिव मास आपको याद होगा अगर आपने इक्विलिब्रियम +1 में पढ़ा है तो। ओके बेटा। यस सर। अब मैं रिपीट क्यों कर रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, किसकी चेंज हो रही है? इलेक्ट्रोड की। और कंसंट्रेशन से हमारा मेन मतलब ही एक्टिविटी से है, एक्टिव मास से। अगर इलेक्ट्रोड का एक्टिव मास दैट इज एक्टिविटी चेंज हो रही है तो हम उससे बोलेंगे उसमें डिफरेंस है, तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन से। और अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है उसमें जिस आयंस के लिए रिवर्सिबल है सेल, उस आयन की या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। तो इस चीज को हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, इफ concentration of electrode is differ, अगर इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफर होती है तो हम उसे बोलते हैं देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। लेकिन बेटा मैं यहां पर इस चीज को बस केवल इतना चेंज कर दूं, इफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो हमने लिया हुआ है वो डिफर है, इज डिफर, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। कितना क्लियर हो गया बेटा? Excuse me, sir. बोलो बेटा। Sir, can you wait for 2 minutes? I have to write this. लिखो बेटा लिखो, लिखते रहो, मैं थोड़ा सा एक दो बात और बताता हूँ, इसके साथ साथ आप लिखते हुए हो। यहाँ पर मैंने अभी जो टर्म यूज किया आपके सामने, एक्टिव मास, एक्टिविटी, अगर बेटा वो इलेक्ट्रोड जो मैंने यूज किया है वो किसी मेटल की रॉड है, सॉलिड है, तो आप लोग जानते हो सॉलिड्स के लिए जो एक्टिविटी होती है जिसको हम लोग एक मोलर कंसंट्रेशन पे यूज कर लेते हैं, बट एक्टिव मास जिसे कहा जाए, प्रॉपर मीनिंग एक्टिव मास है, तो सॉलिड्स के लिए एक्टिव मास 1 होता है ऑलवेज। और अगर मैं इलेक्ट्रोड जो यूज कर रहा हूँ वो किसी मेटल की रॉड है, तो इसका मतलब ये हुआ वो रॉड चाहे जितनी पतली हो चाहे रॉड जितनी मोटी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सॉलिड मेटल की रॉड है तो उसके लिए एक्टिविटी दैट इज एक्टिव मास इज ऑलवेज 1। इसका मतलब हुआ जब ये चेंज ही नहीं होगा तो किसी भी सॉलिड इलेक्ट्रोड जो हमने यूज किया है मेटल का, हम उस पर इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन चेंज नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अब ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रही है, उस मेटल जो सॉलिड है उसकी कंसंट्रेशन उस इलेक्ट्रोड की वो क्या ली जाएगी? ऑलवेज एक्टिविटी क्या ली जाएगी बेटा? 1। तो चाहे जितना पतला मोटा बड़ा छोटा कैसा भी लो इलेक्ट्रोड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ मटेरियल है। जैसे अगर आपने सिल्वर इलेक्ट्रोड लिया है तो वो कैसा भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, फिर साइज पर डिपेंड नहीं करेगा, मास पर डिपेंड नहीं करेगा। तो फिर इलेक्ट्रोड पर कंसंट्रेशन चेंज कैसे हो जाएगी? तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर इलेक्ट्रोड पर चेंज हो ये जरूरी नहीं है। हम उसका कंसंट्रेशन सेल इलेक्ट्रोड के थ्रू नहीं बनाएंगे, उसके थ्रू बना भी नहीं सकते। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं मेरे बेटा, वो ऐसे इलेक्ट्रोड जिन पर गैसें यूज होती है तो उनको हम बोल देते हैं गैसियस इलेक्ट्रोड्स। क्या बोल देते हैं बेटा? गैसियस इलेक्ट्रोड्स। वेरी गुड। तो ये ध्यान रखना है कि फॉर गैसियस इलेक्ट्रोड्स, हम गैसियस इलेक्ट्रोड्स के लिए बात करें तो वहां पर अमाउंट हम चेंज कर सकते हैं, चेंजेस, या आप यहाँ पे टर्म और जोड़ दो एक्टिविटी, जिसको हम एक्टिव मास कह रहे थे, वो एक्टिविटी चेंजेस अकॉर्डिंग टू
pressure of gas. Is that clear बेटा? जैसे Yes. अगर मैंने दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिए और उन दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स पे अगर मैंने हाइड्रोजन गैस का प्रेशर अलग अलग रखा, तो इसका मतलब उस इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन, दैट इज एक्टिविटी, वो मैंने डिफर ली है, और वो इलेक्ट्रोड माना जाएगा हाइड्रोजन वहां पर जो प्लेटिनम पर एडजॉर्ब है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे उसको? इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल बोलेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? ओके बेटा? Yes. वेरी गुड। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल के लिए कुछ भी अलग से समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशंस तो हम सॉल्यूशन चैप्टर से ही चेंज करते जा रहे हैं। तो कंसंट्रेशन चेंज करेंगे आयंस की, और उसका जो सेल का सेल पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। अब हम इसके आगे कुछ एग्जांपल्स लेंगे। बेटा नोट डाउन कर लिया? Yes. Yes. वेरी गुड। अब आगे हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, आप समझ जाओगे। कुछ सेल ऐसे भी आएंगे जो दोनों जिसमें काम हो रहे होंगे, इसलिए मैंने आपसे पहले कह दिया कि कंसंट्रेशन सेल्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम दो में ही करेंगे, दो पार्ट बना सकते हैं हम इसको समझने के लिए। बेटा गौरी ड्रॉ इसको इरेज कर दूं? Yes, sir. गुड। चलो फिर देखो आगे। अगर हम बात करें इसके, तो एग्जांपल्स मैं आपके सामने ले रहा हूं। ये एक सेल में ड्रॉ कर रहा हूं, और इस सेल में आप मेरे साथ साथ ड्रॉ करते रहे, इससे बाद में टाइम नहीं लगे आपको। जैसा कि आप लोग जानते हो, ये प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड एक प्लेटिनम की प्लेट है, और इस प्लेटिनम की प्लेट पर मैं हाइड्रोजन गैस पास कर रहा हूं। इसके अंदर जो सॉल्यूशन है एक्वस, वो एच आइंस का एक्वस सॉल्यूशन है। वो एच आइंस किसी एसिड से यहाँ पर लिए गए हैं, और यहाँ पर भी सॉल्यूशन के अंदर एच आइंस है। आपको पता है अगर इनकी कंडीशंस स्टैंडर्ड रही होती तो ये दोनों ही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होते। उस केस में दोनों का पोटेंशियल जीरो होता, दोनों का डिफरेंस भी जीरो होता, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो हो जाता। और ये यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ सॉल्ट ब्रिज से। ये सॉल्ट ब्रिज है, और ऊपर यहाँ पर मैंने इनको ऐड कर दिया एक कनेक्टिंग वायर से। ओके बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। यहाँ पर एच आइंस की कंसंट्रेशन में मेंशन कर रहा हूँ, अलग पेन से ध्यान देके चलना, C1। तो यहाँ कंसंट्रेशन ले रहा हूँ मैं एच आइंस की C2, मतलब ये स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है। और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का प्रेशर लिया है मैंने P1 एटमॉस्फेयर, ये गैस है, और यहाँ पर प्रेशर लिया है मैंने P2 एटमॉस्फेयर। ओके बेटा? कोई दिक्कत किसी को? वेरी गुड। अब यहाँ पर पहले तो ये देखो कि सेल रिएक्शन कैसे होगी। क्या होगा बेटा सेल रिएक्शन में? सेल रिएक्शन में एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो H+ तो लॉस कर नहीं सकता, तो इस कपल में H2 और H+ का जो कपल है, इसमें कौन इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है? H2। तो H2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और लॉस करके जो बनेगा उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो वो आएगा प्रोडक्ट साइड में, क्या बनेंगे? 2H+ एक्वस सॉल्यूशंस, जिसकी कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में C1, और जिस गैस को मैंने पास किया है एनोड पर, इसका प्रेशर है P1।
ये साथ साथ लिख के चले, बस यही कंफ्यूजन हो जाता है, तो वो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैं कैथोड पर बात करता हूं तो कैथोड पे क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज रिडक्शन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, वो H प्लस सोल्यूशन का वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिएक्टेंट क्या हुआ, कौन ले रहा है इलेक्ट्रॉन, H प्लस, जिसकी कंसेंट्रेशन क्या है सॉल्यूशन के अंदर अभी, C2, और एक किसमें चेंज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस में, जिसका प्रेशर मैंने बाहर से क्या मेंटेन रखा हुआ है, P2 एटमॉस्फेयर। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। तो मेरे बेटाओ इस रिएक्शन के लिए जो आपको दिख रहा है, इस रिएक्शन के लिए एन कितना हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 2। Yes, sir. वेरी गुड। और इस रिएक्शन के लिए क्यू क्या हुआ, रिएक्शन क्यूसेंट क्यू, बोलो बेटा, रिएक्शन क्यूसेंट क्यू हुआ C1 का स्क्वायर, 2 कोएफिशिएंट आपको दिख रहे हैं, कंसंट्रेशन पे 2 पावर आ जाएगी, Yes, sir. इनटू P2 डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, गैस हो तो प्रेशर, तो यहाँ C2 का स्क्वायर इनटू P1। इज दैट क्लियर? बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब अगर आप यहां मान लीजिए, इफ C1 इज इक्वल टू C2, अगर C1 और C2 बराबर हुआ तो उस केस में नस्ट इक्वेशन क्या बनेगा, चलो पहले मैं नस्ट इक्वेशन लिख देता हूं। नस्ट इक्वेशन तो आपको याद होगा, किसी भी सेल के लिए, गैल्वेनिक सेल के लिए क्या था बेटा नस्ट इक्वेशन, E ऑफ E सेल, cell यस is equals to E naught cell यस, minus चलो यही है ना, लिख दिया मैंने। Yes. वेरी गुड। किसी भी कंसंट्रेशन सेल के लिए, वो कोई सा भी हो, टाइप तुमने 2 लिखी, बट किसी भी कंसंट्रेशन सेल के लिए मैं लिख सकता हूं फाइनल E ऑफ सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन n log Q, लिख सकता हूं बेटा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया किसी भी कंसंट्रेशन सेल के लिए ई नोट ऑफ सेल जो होता है वो ऑलवेज 0 बताया था बेटा अभी। Yes, sir. वेरी गुड। तो अब मैं इसी इक्वेशन पे ध्यान दे रहा हूं, इस नस्ट इक्वेशन फाइनल जो बन गया मेरे लिए आपका कंसंट्रेशन सेल के लिए। तो यहाँ पर E ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन n, n के पे मैं अब 2 पुट कर सकता हूँ इस हाइड्रोजन के लिए, 2 लॉग, अगर C1 और C2 बेटा बराबर है, अगर ये दोनों बराबर है डिवाइड हो जाएगा एक बार, तो क्या बचेगा, P2 बाई P, बेटा इतना ही बचेगा ना। Yes, sir. तो इस समय बताओगे बेटा, आप कंसंट्रेशन को नॉर्मल आप तरीके से सोचो तो आप इसको अमाउंट मान सकते हो। तो यहाँ पर अमाउंट किसका चेंज है, जो डिफरेंस है अमाउंट में दोनों हाफ सेल्स में, तो दोनों हाफ सेल्स में किस चीज का डिफरेंस है, अमाउंट्स का। और अमाउंट किसका, गैस का। प्रेशर डिफरेंट का मतलब गैस का अमाउंट डिफरेंट है, और गैस क्या यहाँ पर इलेक्ट्रोड है, इसका मतलब इलेक्ट्रोड डिफरेंट हुआ ना बेटा, इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन। बोलो बेटा, ये कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोड पे चेंज है ना। Yes, sir. Hydrogen gas.
तो उस समय मैं इस सेल को, इस समय इसी सेल को मैं नाम दे दूंगा इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। क्या नाम दे दूंगा बेटा मैं इसको? इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन। वेरी गुड। क्यों नाम दे दूंगा ये? क्योंकि इलेक्ट्रोड पर कंसंट्रेशन अलग है और सेल काम करेगा प्रेशर P1 P2 के अकॉर्डिंग। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर बेटा हो यहां पर ये मान लो कि कंसंट्रेशन डिफरेंट होती, प्रेशर सेम होता, तो इक्वेशन क्या बन जाता बेटा? E of cell is equals to minus 0.0591/2 log। अब मैं यहाँ पे आप, हाँ, P1 से P2 तो कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर इक्वल है, तो फिर क्या बचता? C1 स्क्वायर अपॉन C2 स्क्वायर, या मैं इसको C1 अपॉन C2 का होल स्क्वायर कह सकता हूँ। यस सर। वेरी गुड। C1 बाई C2 का होल स्क्वायर। लॉग में बेटा पावर्स आगे आ जाती हैं। यस सर। अगर पावर्स आगे आएंगी तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यस सर। बेटा कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? सर। तो यहाँ पर इस समय बेटा ये जो सेल काम कर रहा है, सेल का मुझे पोटेंशियल मिल रहा है, वो किसकी वजह से मिल रहा है? वो हमें मिल रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन है उसके अंदर कंसंट्रेशन C1 C2 के डिफरेंट होने की वजह से। तो ये सेल जो है इसको मैं क्या नाम दे सकता हूँ बेटा? इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। वेरी गुड। तो ये दोनों वर्ड अब समझ में आ गए आपके, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। यस सर। ये इतना तो समझाने के लिए मैंने इतना कुछ किया आपके सामने। लेकिन अगर दोनों ही चीजें डिफरेंट हो तो उस समय हम इस सेल को ऐसा कोई नाम नहीं देंगे, सिंपली सिर्फ कंसंट्रेशन सेल बोलेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। तो ऐसा कभी मत सोचना कि हमें नाम देना ही देना है, लेकिन अगर एक चीज डिफरेंट है तो हम नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग क्लियर समझ सकते हो, ये सेल का हम इस तरह से ईएमएफ निकाल सकते हैं। बट इस सेल में आप एक और नजर से देखो, अगर दोनों ही हाफ सेल सेम मैटर के हैं, जैसा कि हमने कहा कंसंट्रेशन सेल में होता है, अगर दोनों ही सेम नेचर के हैं बेटा जी, तो ये एक बात तो कंफर्म हो गई कि या तो इसकी जो ईएमएफ होगा सेल पोटेंशियल, वो या तो कैटाइन पे डिपेंड करेगा, तो दोनों में कैटाइंस होंगे क्योंकि दोनों सेम मटेरियल के हैं, है ना बेटा? और या फिर दोनों है उन पे एनाइन पे डिपेंड कर रहा होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक पे कैटाइन हो एक पे एनाइन हो। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन सेल है, जिसको हम पहले बोल चुके हैं, दोनों दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं, दोनों सेम मटेरियल के हैं, दोनों सेम मैटर के बने हैं, इसका मतलब दोनों पर आयंस भी सेम होंगे। इज दैट क्लियर? यस। तो इसका मतलब ये हुआ मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग मैं सेल को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, द कंसंट्रेशन सेल्स विच आर रिवर्सिबल टू कैटायन। और ये दिमाग में रख करके मैं एक कंसेप्ट बना के उसको याद कर सकता हूं, जिसको मैं हर क्वेश्चन पर अप्लाई कर सकता हूं। सिर्फ मुझे इतना जज करना होगा कि वो कंसंट्रेशन सेल जो मैंने लिया है वो रिवर्सिबल टू कैटायन है कि रिवर्सिबल टू एनायन है, बस। क्योंकि वो एक ही होगा, या तो रिवर्सिबल टू कैटायन होगा और वो आपका ओवरऑल सेल, या रिवर्सिबल टू एनायन होगा। इज दैट क्लियर? ओके बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। अब ये अभी जो आपको दिख रहा है सेल, ये क्या है? इट इज रिवर्सिबल टू कैटायन। मैं अब उसका नाम नहीं नाम लिख रहा हूँ आयन का, मैं इसको एज H प्लस करके याद ही नहीं करूंगा मैं इसको, किसके H प्लस वो पूछेगा बता देंगे। लेकिन दोनों इलेक्ट्रोड जिंक आयन के होते तो भी वो कैटायन होते, दोनों कॉपर के हो सकते थे क्योंकि सेम मटेरियल के होंगे। तो अगर मैं इसको इस नजर से देखूं कि रिवर्सिबल टू कैटायन है, तो आप इन इक्वेशंस को देखिए, समझिए। इन इक्वेशन से क्लियर हो गया कि अगर मैं यहां पर P2 की वैल्यू बढ़ाऊं, P1 से P2 ज्यादा रखूं, तो ईएमएफ की वैल्यू, ई ऑफ सेल की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ओके बेटा? बोलो बेटा। Yes, sir.
मतलब सेल की प्रोसेस, सेल रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, सेल रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी, अपने आप नहीं होगी। इज दैट क्लियर? और अगर मैं उल्टा बोल दूं कि अगर मैं P1 ज्यादा कर दूं P2 से, तो P2 बाय P1 जब आपका लेस देन 1 हो जाएगा, अगर P2 से P1 ज्यादा है मतलब रेशियो 1 से कम हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव में। और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ई ऑफ सेल क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो ये क्लियर हो गया कि अगर मुझे इस सेल को फिजिबल रखना है, सेल रिएक्शन को ये स्पॉन्टेनियस रखना है, इस सेल से मुझे करंट मिले, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रेशर एनोड पर ज्यादा रखना पड़ेगा, कैथोड पे कम रखना पड़ेगा, कम से कम, और कैथोड पे ज्यादा से ज्यादा, वो सॉरी एनोड पर। लेकिन ये जो मैंने कहा आपका कम से कम, इसका मतलब समझ लो, इस कम से कम का मतलब कम हो, जीरो नहीं। क्योंकि अगर जीरो तभी होगा जब हाइड्रोजन गैस आप लोगे ही नहीं, और जब हाइड्रोजन गैस होगी ही नहीं तो H2H+ का कपल बनेगा ही नहीं, मतलब वो हाफ सेल का काम ही नहीं करेगा। तो पहले तो सेल की तरह काम करना जरूरी है, और काम करने के लिए हाइड्रोजन गैस का होना जरूरी है, तो इसलिए वो कम से कम लेंगे हम, जितना पॉसिबल हो सके, बस उसको जीरो नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? ऐसे ही अगर आप यहां पर देखो इस इक्वेशन को जो हमने यहां बनाई कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, तो आप देखोगे अगर कंसंट्रेशन C1 ज्यादा हुआ तो वैल्यू नेगेटिव होगी, सेल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, दैट इज बैकवर्ड में स्पॉन्टेनियस होगी। और अगर मैं C2 ज्यादा रखता हूं C1 से, तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और सेल वर्क करेगा। इसका मतलब अगर कंसंट्रेशन की बात आई तो एनोड पर कम से कम, बट कम से कम का मतलब जीरो नहीं, क्योंकि जीरो होते ही क्या हो जाएगा? वो हाफ सेल ही नहीं रहेगा। हाफ सेल के लिए पूरा एक कपल होना जरूरी है, H2H+। ये आपको बता चुका हूं मैं, रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म का कपल। इज दैट क्लियर गाइस? तो हम कैसे याद रख सकते हैं इसको कंसेप्ट बना करके? द कंसंट्रेशन सेल्स व्हिच आर रिवर्सिबल टू कैटायन, ऐसे सेल्स के लिए C1 दैट इज कंसंट्रेशन एट एनोड शुड केप्ट लो और मिनिमम but not zero at anode, and the concentration of electrolytic solution or ions should be maximum at cathode. But in case of gaseous electrodes, pressure at anode should be maximum and pressure at cathode should be minimum but not zero. Is that clear guys? Yes, sir. वेरी गुड। तो अब इसको मैं आगे लिख रहा हूं, आप इसको कंसेप्ट बना के लिख दीजिए। सो concentration cells which are reversible to cation number 1 work as galvanic cell, that is cell reaction will be feasible or you can say spontaneous if concentration at anode should be minimum, या पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं at anode should be less than cathode. Less than concentration at cathode. किसकी? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, ध्यान रखना। And pressure of gas should be more than at anode as compared to at cathode. Okay guys? बात समझ में आ गई बेटा? Yes, sir.
concentration at anode should be minimum but not zero. Pressure at cathode should be minimum but not zero. ये मैक्सिमम वर्क के लिए, फॉर मैक्सिमम ईएमएफ। ज्यादा से ज्यादा अगर मुझे सेल्फ पोटेंशियल चाहिए तो मैं ये काम करूंगा। तो अब बेटा पिक्चर क्लियर हो गई? पिक्चर क्लियर होगी बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। टाइम हो रहा है, सेम लिंक पे वापस आ जाना और याद रखना कि कुछ भी उल्टा हो जो मैंने बता दिया उसका, तो आप अपने रिजल्ट्स भी उल्टे कर दोगे। अगले लेक्चर में मिलते हैं हम, अगले वीडियो में।